नमस्कार। हमारी आज की कहानी है सही रास्ता। अल्पना बहू, नाश्ता बन गया हो तो मुझे भी दे दो। मुझे जोरों की भूख लग रही है। रामपाल जी ने अपनी बड़ी बहू अल्पना से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ, बन गया, पर अभी तक किसी ने खाया नहीं। पहले सबको खाने दो, फिर दूंगी तुम्हें पकवान। बुढ़ापे में भी हर समय जीभ लपलपा आती रहती है तुम्हारी। अल्पना ने गुस्से में अपने ससुर रामपाल जी को झिड़कते हुए कहा। यह सुन रामपाल जी चुप हो जाते हैं और कमरे में जाकर सबके खाने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सबके खाने के बाद ही खाना दिया जाता था। रामपाल जी का पूरा शरीर, आंखें अंदर को गड़ी हुई, चेहरे पर झुर्रियां और हर वक्त चेहरे पर मायूसी पसरी रहती। पूरे दिन अकेले चारपाई पर पड़े रहते, बाहर सड़क पर आने जाने वालों को देखते रहते। जब भी घर के किसी सदस्य, बहू, बेटे, पोती पोते से बात करने की कोशिश करते तो वे उन्हें धुतकार देते कि बुढ़े से क्या बतियाना। रामपाल जी से सब दूर भागते थे, जैसे कि वह कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है, अपनी औलाद साथ नहीं देती। एक समय ऐसा होता था जब रामपाल जी घर पर रहते थे, सभी उनका मान सम्मान करते थे। उनके बेटे बहू उनसे इतना डरते थे, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। रामपाल जी यह सोचते सोचते सो गए। तभी उनका वफादार नौकर रामू उनके कमरे में आया। मालिक, अरे मालिक, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं? मैं बाजार सामान लेने गया था। मालिक, रोज तो आप जल्दी उठ जाते थे। रामपाल जी को इतनी देर तक सोता देख रामू चौंक उठा और पास जाकर रामपाल जी को छू कर देखने लगा तो रामपाल जी का पूरा बदन बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मालिक को तो बहुत तेज बुखार है। रामू परेशान हो उठा। अभी जाकर मालिक के बेटे को बताता हूँ। रामू रामपाल जी के बड़े बेटे दिवाकर के पास जाता है। दिवाकर भैया, दिवाकर भैया। रामू बरामदे में आकर आवाज लगाता है, जहां रामपाल जी के दोनों बेटे रहा करते थे। तभी उनका बड़ा बेटा दिवाकर बाहर आता है। क्या हुआ रामू? कौन सा पहाड़ टूट गया जो इतना चिल्लाए जा रहे हो? भैया, वो बाबूजी को तेज बुखार है। लगता है उन्हें आज अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा। उनका पूरा शरीर तप रहा है बुखार से। रामू एक ही सांस में बोल गया। अरे, इस बुड्ढे का दिमाग खराब है, हर वक्त परेशान करता रहता है। अब इसको दवाई दिलाओ। ले, ये बुखार की गोली, जाकर खिला दे बुड्ढे को। पता नहीं कब जान छूटेगी इससे हमारी। दिवाकर बड़बड़ाता हुआ अपने ऑफिस चला गया। उठिए मालिक, लीजिए दवा। अरे हाँ, आपने तो नाश्ता भी नहीं किया। पहले नाश्ता लेकर आता हूँ बड़ी मेम साहब से। मेम साहब, बाबूजी को दवाई खानी है, नाश्ता दे दो। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाली पेट दवा कैसे खाएंगे? अरे रामू, मैं तो भूल ही गई कि आज से इनके खाने की बारी छोटे भैया के घर पर है, यहाँ नहीं। जाओ उनसे ले लो नाश्ता। रामू फिर रामपाल जी के छोटे बेटे के कमरे के बाहर से आवाज लगाने लगा। मेम साहब, मालिक का नाश्ता। अरे नाश्ता? यह कोई टाइम है नाश्ता करने का? समय देखा है? 11 बज चुके हैं। अभी खाना बन जाएगा दोपहर का, तब ले जाना खाना आकर। पर मेम साहब, रामू ने बोलना चाहा। सुना नहीं तूने? खाना बने तो ले जाना, बार बार दिमाग मत खराब किया कर। रामू खून के घूंट पीकर रह गया। कैसी औरत हैं दोनों। जिस आदमी के आलीशान हवेली में रहती है, उसे ही दाने दाने के लिए मोहताज बना रखा है। रामू बड़बड़ाते हुए रामपाल जी के कमरे में आया। क्यों अपना खून जलाता है? यहाँ तो रोज रोज का यही नाटक है। क्यों नहीं, तू भी चला जाता मुझे छोड़कर। रामपाल जी ने दुखी होकर कहा। अब तो सहन नहीं होता रामू, यह रोज रोज का तिरस्कार, अपमान। मेरी पत्नी ने मुझे राजाओं की तरह रखा और आज मेरी ऐसी हालत हो गई
कि लगता है मैं अब सिर्फ एक बोझ हूँ। कोई भी धुतकार देता है। बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, पर बेटे तो मेरे ही हैं। उन्हें भी अपने इस बूढ़े बाप की कोई कदर नहीं है। मैं किस हाल में जी रहा हूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब तो मन करता है छोड़कर चला जाऊं इस घर को। कहते कहते रामपाल जी की आंखें भर आई। ऐसा मत बोलिए मालिक, कहकर रामू भी रोने लगा। रामू इस घर में कई सालों से काम कर रहा था। वह रामपाल जी के पैतृक गांव का था। घर के गार्डन में बने एक कमरे में रहता था। रामू की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी हॉस्टल में पढ़ रही थी। रामू को जो महीने की पगार मिलती, उसे वह अपनी बेटी राधा पर लगा रहा था। रामू की एक ही बेटी थी, इसलिए बस वह रामपाल जी के घर का काम करता था। बाहर जाकर काम करने का उसने कभी सोचा नहीं। मालिक दोपहर का खाना बन गया होगा, मैं लेकर आता हूँ। रामू रामपाल जी की छोटी बहू सीमा के पास जाता है और खाना लेकर आता है। सीमा थाली में 2 रोटी और सूखी सब्जी रखकर दे देती है। रामपाल जी जब खाने की थाली को देखते हैं तो उन्हें खाना खाने का मन नहीं करता। एक तो उन्हें बुखार, ऊपर से सूखी रोटी के साथ सूखी सब्जी। वह बेमन से खाना खा लेते हैं और दवा भी। अब उन्हें थोड़ा आराम मिल जाता है। तभी डोरबेल बजती है। रामू दरवाजा खोलता है, देखता है कि उसकी बेटी राधा आई थी। वह खुश होता है, परंतु उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। राधा जाकर रामपाल जी के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है। रामपाल जी उसे दुआएं देते हैं। राधा बिटिया, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बाबूजी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है मेरी, और अगले फाइनल ईयर होने के बाद मैं वकील बन जाऊंगी। बाबूजी, आप इतने बीमार से क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? रामपाल जी चुप हो जाते हैं, परंतु रामू की रुलाई फूट पड़ती है और वह रोते हुए सारी बात अपनी बेटी राधा को बता देता है। राधा सब समझ जाती है और कहती है, बाबूजी, यह घर आपका है, इस पर आपका अधिकार है। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। रामू और रामपाल जी राधा बिटिया को देखने लगते हैं, परंतु रामपाल जी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें क्या करना है। राधा बेटी, तू ठीक कह रही है, तू अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ, कहकर रामपाल जी रामू को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। दोपहर के 2 बज चुके थे, परंतु रामपाल जी और रामू अभी तक वापस नहीं आए थे। तभी उनकी छोटी बहू सीमा ने राधा से पूछा, क्यों राधा, आज ये बुढ़ा कहाँ गया है? मुझे नहीं पता मैम साहब, राधा ने चुप्पी साध ली। तभी रामलाल जी और रामू वापस घर आए। लो, आ गए मालिक साहब। इनके इंतजार में दिन भर इंसान बैठा रहे। हम तो जैसे पागल हैं इनकी नजरों में। जब मन करेगा जाएंगे, जब मन करेगा आएंगे। रामपाल जी की छोटी बहू सीमा ने उनको ताना मारा। रामपाल जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप सोफे पर पैर पसार कर पूरे स्वाभिमान के साथ बैठ गए। अपने ससुर को सोफे पर इस तरह बैठते देख सीमा को गुस्सा आया और गुस्से में बोली, चल बुड्ढे, यहाँ से उठ, आज ही नया कवर लगाए हैं मैंने, और धक्का देकर अपने ससुर रामपाल जी को गिराने लगी। तभी रामपाल जी का पारा चढ़ गया और उन्होंने अपनी बहू सीमा का हाथ पकड़कर उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। 2 थप्पड़ की मार से ही सीमा जमीन की धूल चाट गई और सोचने लगी कि आखिर इस बुढ़े में इतनी हिम्मत आई कहां से। खबरदार सीमा बहू, अगर आज के बाद मेरे स्वाभिमान को जरा भी ठेस पहुंचाई तो। रामपाल जी की तेज आवाज सुनकर उनकी बड़ी बहू अल्पना और बेटे दिवाकर और रवि भी वहां आ गया। अपनी पत्नी सीमा को जमीन पर गिरा हुआ देख रवि चिल्लाकर बोला, बाबूजी, यह क्या बदतमीजी है? आपको जरा भी तमीज नहीं?
अपनी बहू के साथ कैसे पेश आते हैं। रवि की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रामपाल जी ने 2 चांटे उसके गाल पर भी जड़ दिए। वाह बेटा वाह, पत्नी का दर्द देखकर बड़ा दर्द हुआ तुझे। और तेरे इस बुढ़े बाप को जब तेरी पत्नी इतना तंग करती है तब नहीं दिखता। कान खोलकर सुन लो चारों, यह घर मेरा है, मेरे नाम रजिस्टर्ड है। जहां चाहूंगा वहां बैठूंगा, जब मन करेगा तब बाहर जाऊंगा आऊंगा। तो अब तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो प्रति परिवार बतौर 10,000 रुपए किराया देना होगा। खाना मैं अपनी मर्जी से तुम दोनों में से किसी के साथ भी खाऊंगा। जो मन करेगा वह खाऊंगा पीऊंगा, और खाना मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से बनेगा। और सबसे जरूरी बात, जिसके भी व्यवहार में मुझे गलत दिखा या जरा भी आनाकानी की किसी ने, तो उसे जब चाहूंगा घर से बाहर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ बात पल्ले पड़ गई होगी तुम चारों के। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबूजी? रामपाल जी के बड़े बेटे दिवाकर ने खींचकर कहा। जैसे तुम मेरे साथ कर रहे थे, उसके आगे यह तो कुछ भी नहीं। रामपाल जी सोफे से उठ खड़े हुए। और हाँ रामू, तुम भी कान खोल कर सुनो। तुम इस घर में मेरी मदद के लिए हो, किसी और के लिए नहीं। आगे से ध्यान रखना। रामपाल जी ने अपने कमरे में जाते हुए कहा। रामू और उसकी बेटी राधा रामपाल जी के पीछे हो लिए। रामपाल जी के बेटे बहुओं का मुंह बंद हो गया था। अब वह अपने पिता के सहारे को तड़प रहे थे। कुछ समय में ही बेटे बहू की अक्ल ठिकाने लग गई। अब रामपाल जी को गर्मा गर्म खाना समय पर मिल जाता था, और काम भी बिना बड़बड़ाए बहुएं कर देती थी। और मजाल है कि कोई बेटा बहू ऊंची आवाज में बोले। रामू रामपाल जी से खुश होकर बोला, मालिक आपने तो कमाल कर दिया। रामपाल जी बोले, देखते जाओ अब मैं इन लोगों से कैसे अपनी सेवा पानी करवाता हूँ। रामू मुस्कुराता हुआ अपने काम में लग गया। और अब रामपाल जी चैन की बंसी बजाने लगे। आखिर अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाने के लिए कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी होती है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? जिन बच्चों को माँ बाप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, शादी होते ही वह बीवी के पल्लू से बंध जाते हैं और अपने जन्मदाता को ही भूल जाते हैं। दोस्तों, जो रामपाल जी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।